हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी भी बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन बेसिकली वो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है या एक्टिवेट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है। इसको ऐसे समझिए, ये कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं। ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो करता है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, या फिर जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका एक्टिवेशन। अब इस एंटीजन ने आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया और इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या रिलीज किया, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया या लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन किया। ये जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई है ये किसके अगेंस्ट फॉर्म हुई है, इस एंटीजन के अगेंस्ट फॉर्म हुई है। तो एंटीजन क्या है, वो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और उसको रिएक्ट करने पे मजबूर करता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है तो वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के खिलाफ ही बनती है। बताने वाली बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी ये हमारी बॉडी का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई फॉरेन मॉलिक्यूल हो, कोई बाहर से आया हुआ सब्सटेंस हो। जब ये हमारी बॉडी का ही मॉलिक्यूल होता है, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। और जब ये बाहर से आया हुआ मॉलिक्यूल होता है तो हम इसको बोलते हैं फॉरेन एंटीजन। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्मार्ट है, वो इस बाहर से आने वाले एंटीजन जिसको हम फॉरेन एंटीजन बोलते हैं, इसके खिलाफ तो एक्शन लेता है, इसके खिलाफ एक्ट करता है और इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, किल कर देता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के जो खुद के एंटीजन होते हैं, जो सेल्फ एंटीजन होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि यहां पे स्टाफ वाला मामला आ जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है और हमारी बॉडी के एंटीजन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना समझदार है कि वो हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, उनके खिलाफ टॉलरेंस शो करता है। क्या शो करता है, टॉलरेंस शो करता है, उनको माफ कर देता है। इसी टॉलरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। ये सेल्फ टॉलरेंस कैसे आती है सेल्फ एंटीजन के अंदर, इसके लिए हमने एक इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसका इस वीडियो लेक्चर में कई जगह यूज होने वाला है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो समझदार है और वो आपकी बॉडी के जो एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, उनके खिलाफ टॉलरेंस शो करता है, जिसको सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये इम्यून सिस्टम एंग्री मोड में है, किसमें है, एंग्री मोड में है, और ये इस स्टाफ वाली बात को भूल जाए, यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम आपके सेल्फ एंटीजन के खिलाफ भी क्या कर दे, अटैक कर दे, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करे, तो फिर क्या होगा, बीमारी होगी, डिसऑर्डर होगा, डिसीज होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब इम्यून रिएक्शन। सेल्फ के खिलाफ इम्यून रिएक्शन, अपने ही खिलाफ क्या होना है, इम्यून रिएक्शन जनरेट होना। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के एंटीजन, हमारी बॉडी की सेल, हमारी बॉडी के टिश्यू के खिलाफ इम्यून रिएक्शन जनरेट कर देता है और इस इम्यून रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आते हैं, कोई डिसीज होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। यहां जिस लाइन को मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा दोबारा। जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ही एंटीजन्स, सेल्स या टिश्यू के खिलाफ इम्यून रिएक्शन जनरेट कर दे और इस इम्यून रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसीज हो, कोई पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इस इम्यून रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिसीज हो रही है तो हम इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे, और डिसीज अगर नहीं हो रही है तो हम इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। बात समझ आ रही है आपकी। इस बात को हम एक सिंगल लाइन में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। मैंने आपको क्या बताया कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो आपके सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई भी इम्यून रिएक्शन जनरेट नहीं करता। इसको सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। लेकिन अगर ये सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाए, तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के एंटीजन के खिलाफ इम्यून रिएक्शन शो करेगा। यही तो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो एक लाइन में आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर सेल्फ टॉलरेंस फेल हो जाती है, द फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस इज ऑटो इम्यूनिटी।
ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइक आपके पास एक पेशेंट आता है और आप उस पेशेंट का ब्लड या सीरम लेते हैं और उस ब्लड या सीरम में आपको ऑटो एंटीबॉडी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ऑटो एंटीबॉडी देखने को मिलती है, यानी ऐसी एंटीबॉडी देखने को मिलती है जो खुद के एंटीजन के खिलाफ बनती है, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ बनती है। ऐसी ऑटो एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती है पेशेंट के सीरम में। तो आपको क्या लगेगा कि इस पर्सन को क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर कैसी एंटीबॉडी है? ऑटो एंटीबॉडी है, सेल्फ एंटीजन के खिलाफ वाली एंटीबॉडी है। तो आपको यह लगेगा कि इस पर्सन को क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि किसी पर्सन के अंदर अगर ऑटो एंटीबॉडी पाई जा रही है तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी होती है ये इसका फिजियोलॉजिकल रोल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में ये कोई सेल है, ये सेल है या ये कोई टिश्यू है, इसका फंक्शन ओवर हो चुका है, हम नहीं चाहते कि ये सेल या ये टिश्यू हमारी बॉडी में अब रहे। तो हम क्या करते हैं? इस सेल या इस टिश्यू के अगेंस्ट क्या बनवा देते हैं? एंटीबॉडी बना देते हैं, और एंटीबॉडी बना के इनको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। तो यहां तो हम खुद किल कर रहे हैं ना अपनी बॉडी के टिश्यू को या अपनी बॉडी की सेल को, तो हम खुद कर रहे हैं, दैट इज फिजियोलॉजी। इससे डिसीज नहीं हो रही है, इससे फायदा हो रहा है। यहां भी एंटीबॉडी बनी है, ये जो एंटीबॉडी बनी है जो हमारी बॉडी की सेल को मार रही है, हमारी बॉडी के टिश्यू को मार रही है, ये भी ऑटो एंटीबॉडी। लेकिन इस एंटीबॉडी का फिजियोलॉजिकल रोल है, पैथोलॉजिकल रोल नहीं है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब कहेंगे जब पैथोलॉजिकल रोल हो, जब कोई डिसीज हो रही हो। यहां तो फायदा हो रहा है कि हम जिस सेल या जिस टिश्यू को अपनी बॉडी में नहीं चाहते थे उनको एलिमिनेट किया जा रहा है ऑटो एंटीबॉडी के द्वारा। तो जहां फिजियोलॉजिकल रोल होता है वहां जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल रोल है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तब कहेंगे जब उसका पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो, जब ऑटो एंटीबॉडी की वजह से कोई डिसीज कॉज हो रही हो। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो सर वो क्राइटेरिया बता दीजिए जिनसे हम कंफर्मेटरी कह सकें, क्योंकि कोई भी डिसीज पैथोलॉजिकल ऑटोइम्यून डिसीज है तो थ्री क्राइटेरिया हैं जिसकी हेल्प से हम ये कंफर्मेटरी करेंगे कि जो कोई डिसीज है वो ऑटोइम्यून डिसीज है। तो पहला तो यह है कि जो आपकी इम्यून रिएक्शन है जो जनरेट हो रही है वो आपकी बॉडी के एंटीजन या आपकी बॉडी के टिश्यू के खिलाफ जनरेट होनी चाहिए। ये तो प्राइम क्राइटेरिया है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिएक्शन जनरेट करे आपकी बॉडी के एंटीजन या आपकी बॉडी के टिश्यू के खिलाफ। ठीक है, दूसरी मेन बात क्या है कि जो ये इम्यून सिस्टम इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रहा है, इस रिएक्शन की वजह से क्या होनी चाहिए? प्राइमरी पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसी रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी में कोई डिसीज होनी चाहिए, कोई पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, कोई डिसीज होनी चाहिए। और आपकी बॉडी में जो टिश्यू डैमेज हो रहा है उस टिश्यू डैमेज का जो प्राइमरी कॉज है वो यही इम्यून रिएक्शन होनी चाहिए। किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से टिश्यू डैमेज नहीं होना चाहिए। यानी आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो टिश्यू डैमेज हो रहा है, उस टिश्यू डैमेज का जो कॉज है वो ये इम्यून रिएक्शन होनी चाहिए, कोई सेकेंडरी कॉज नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो भी डिसीज हो रही है या जो भी डैमेज हो रहा है उसका कॉज ये इम्यून रिएक्शन ही होनी चाहिए, किसी अदर डिसीज की वजह से का इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी अदर डिसीज का उस टिश्यू डैमेज में या डिसीज के होने में इन्वॉल्वमेंट ना हो। सिर्फ ये इम्यून रिएक्शन है, यही सोल रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए डिसीज कॉज करने में। तो दीज वर द थ्री क्राइटेरियाज फॉर द डिसीज टू बी ऑटोइम्यून डिसीज। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वन इज ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज एंड अनदर इज सिस्टमिक डिसीज। अच्छा, ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज क्या होती हैं? और क्लियरली कहूं तो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज क्या होती है? वो डिसीज जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में होंगी, किसी एक ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर एक टिश्यू में होंगी। वो डिसीज, वो इम्यून रिएक्शंस जो किसके अगेंस्ट होंगी? वो इम्यून रिएक्शन या वो ऑटो इम्यून डिसीज जो किसी सिंगल ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में पाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज। लेकिन ऐसी इम्यून रिएक्शन, ऐसी डिसीज जो किसके अगेंस्ट है? वाइड स्प्रेड है, यानी कि पूरी बॉडी में उसके एंटीजन प्रेजेंट है। कोई ऐसी इम्यून रिएक्शन जनरेट हो रही है जो ऐसे एंटीजन के खिलाफ है जो एंटीजन पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा? सिस्टमिक और जनरलाइज्ड डिसीज। इन शॉर्ट में कहूं कि अगर इम्यून रिएक्शन किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गन या टिश्यू के खिलाफ जनरेट हो रही है, किसी एक ऑर्गन, किसी एक जगह पे, किसी एक ऑर्गन या एक और टिश्यू के खिलाफ जनरेट हो रही है, तो ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज। लेकिन ऐसे एंटीजन के खिलाफ जनरेट हो रही है जो पूरी बॉडी में वाइड स्प्रेड है, जो पूरी बॉडी में क्या है? वाइड स्प्रेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक डिसीज या फिर जनरलाइज्ड डिसीज।
पहले ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज में सबसे हम पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि जैसे आपको जानते हैं कि जो आपकी पेनक्रियाज होती हैं उसमें सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब ये सेल्स 3 टाइप की होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, डेल्टा या गामा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसमें से जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि ये जो बीटा सेल्स होती हैं इनके खिलाफ जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं वो इनके अगेंस्ट बन जाती हैं। यानी जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो इनके अगेंस्ट बन जाती हैं, बीटा सेल के खिलाफ बन जाती हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल की किलिंग हो जाती है और इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और पर्सन को क्या हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी कवरिंग होती है माइलिन शीथ के द्वारा। किसके द्वारा, माइलिन शीथ के द्वारा। इस माइलिन शीथ के खिलाफ जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं वो इस माइलिन शीथ पर अटैक कर देती हैं और माइलिन शीथ को क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। रिमूव कर देती हैं तो जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं उनको कैसी कर देती हैं, अनमाइलिनेटेड कर देती हैं। क्या कर देती हैं, अनमाइलिनेटेड कर देती हैं, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसफर में क्या होती है, दिक्कत होती है। इस डिसीज को क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसमें सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स बनती हैं अगेंस्ट माइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जैसे कि आपने अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देखा होगा तो आप ये मानिए कि ये क्या आपकी एक न्यूरॉन एंडिंग है, ये आपकी न्यूरॉन एंडिंग है जिसको हम एक्सॉन एंडिंग बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग है। ठीक है, और यहां पे मान लीजिए क्या है, ये आपकी मसल की मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा, मसल सेल की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। अब इस सार्कोलेमा पे क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो ये एसिटाइलकोलिन की क्या है, रिसेप्टर है, रिसेप्टर। होता यह है कि यहां एक्सॉन एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन निकलेगा, ठीक है, और यहां जाके बाइंड करेगा। लेकिन यह बाइंड नहीं करता है, इसकी जगह पे आके एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाती है, एंटीबॉडी आके यहां बाइंड कर जाती है जहां पे एसिटाइलकोलिन को बाइंड करना था, जिसकी वजह से क्या होगा कि सिग्नल ट्रांसफर करने में क्या आएगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऑन द मसल सेल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये है माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज में क्या होता है, लाइक जैसे आपकी ये थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है आपकी थायराइड ग्लैंड, मान लीजिए ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, उल्टा सीधा बना दिया, आप ध्यान से ऐसे मान लीजिएगा। यहां पे क्या है, थायराइड फॉलिकल है। क्या है, थायराइड फॉलिकल है। इस थायराइड फॉलिकल में एक रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं TSH रिसेप्टर, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर होता है। बेसिकली क्या होता है, आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से हार्मोन आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, वो इन रिसेप्टर पे बाइंड करता है। और जब वो इन रिसेप्टर पे बाइंड करता है तब ये थायराइड फॉलिकल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, थायरोक्सिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थायरोक्सिन बनाते हैं। तो प्रोसेस यही है कि जब जरूरत होगी तब आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और ये रिसेप्टर अंदर मैसेज भेजेगा तो थायराइड फॉलिकल जो होंगे वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेंगे। बट होता क्या है, खेल हो जाता है इनके साथ। क्या खेल हो जाता है कि यहां पे रिसेप्टर पे जो TSH आना था, TSH की जगह क्या आ जाएंगी, एंटीबॉडी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, एंटीबॉडी आ जाएंगी, और एंटीबॉडी इससे जाके बाइंड हो जाएंगी, इस रिसेप्टर से एंटीबॉडी आके बाइंड हो जाएंगी और इस रिसेप्टर को ये लगेगा कि TSH आ गया। समझ रहे हो, एंटीबॉडी आ गई और लेकिन इसको क्या लगा, TSH आ गया, और ये अंदर मैसेज भेज देता है कि TSH आ गया, थायरोक्सिन बनाओ। बेसिकली TSH नहीं आया है, एंटीबॉडी आई है, एंटीबॉडी आके बाइंड हुई है, और ये एंटीबॉडी कंटिन्यूस जिससे बाइंड रहती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है थायरोक्सिन का, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है थायरोक्सिन का, और जिसकी वजह से जो डिसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव डिसीज बोलते हैं। दैट इज हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। बस समझ में आई? रीजन क्या है, मिमिक्री। जो आपकी एंटीबॉडी थी उन्होंने किसकी मिमिक्री करी, TSH की। बाइंड एंटीबॉडी हुई है, लग ऐसा रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गुड पास्चर सिंड्रोम के बारे में। गुड पास्चर सिंड्रोम क्या है, इसमें एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ। किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन? लंग्स और किडनी में जो आपकी सेल्स है उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनके खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है, और वो उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में लीजन क्रिएट कर देती है इन दिस ऑर्गन, दैट इज गुड-पास्चर सिंड्रोम। इसके अलावा ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज में, ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज में एग्जांपल है ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें आपका एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट आरबीसी, और ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट प्लेटलेट्स। तो यहां हमने बात करी आपसे अभी तक ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज के बारे में। अब हम बात करेंगे सिस्टमिक डिसीज के बारे में, यानी कि ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जहां पे एंटीबॉडी बनती है ऐसे एंटीजन के खिलाफ जो एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है, वाइड स्प्रेड प्रेजेंट है इन द बॉडी, या फिर जो मल्टीपल ऑर्गन। सिस्टमिक का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन या मल्टीपल साइट्स, ठीक है। तो एंटीजन अगर मल्टीपल साइट्स पे प्रेजेंट है तो उसका एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इज एसएलई, दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है किस किस के खिलाफ? अगेंस्ट डीएनए, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर एक के खिलाफ बन रही थी, यहां पे आपने देखा बीटा सेल के खिलाफ बन रही थी, यहां आपने देखा माइलिन शीथ के खिलाफ बन रही थी। बट आप अगर सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में देखें तो डीएनए के खिलाफ भी बन रही है, आरबीसी के खिलाफ भी बन रही है, प्लेटलेट्स के खिलाफ भी बन रही है, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स के खिलाफ भी बन रही है, यानी वाइड स्प्रेड एंटीजन एंड इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन और मल्टीपल टिश्यूज। तो सिस्टमिक डिसीज में यही होता है, इम्यून रिएक्शन जनरेट होता है अगेंस्ट वाइड स्प्रेड एंटीजन एंड इट में इंक्लूड मल्टीपल ऑर्गन्स। तो सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस में एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। एसएलई को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, 2-3 लेक्चर में खत्म करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी हम इसके बारे में यही समझ लेते हैं कि इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स, मल्टीपल टिश्यूज के खिलाफ क्या बनती हैं? एंटीबॉडी बनती है और कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? लाइक आपने देखा होगा कि साइनोवियल जॉइंट के बारे में आपको पता होगा। लाइक ये मान लीजिए आपकी एक बोन है, ठीक है, ये आपकी एक बोन है अपर बोन, और ये आपकी क्या है? लोअर बोन है, ठीक है, ये लोअर बोन है, और ये जॉइंट है, दो बोन्स के बीच में क्या है? जॉइंट है, जिसको बोल रहे हैं साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट। यहां जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अच्छा, ये दोनों जॉइंट जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड है इसको बोलते हैं साइनोवियम। क्या बोलते हैं? साइनोवियम। अब बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि इम्यून रिएक्शन जनरेट करती है बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स जो होती है, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स, वो एक्ट करती हैं अगेंस्ट दिस साइनोवियम, और इस साइनोवियम को क्या करती हैं? डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, एंड दिस डिसीज इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है कि आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के खिलाफ आपकी जो सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू पे एक्ट करती हैं और आपके कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज कर देती हैं, दैट इज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडर्मा। इन सबको एसएलई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, इन सबको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो लेक्चर लेके, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉगरन सिंड्रोम। जॉगरन सिंड्रोम क्या होता है समझिएगा। जॉगरन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, अगेंस्ट सेल्फ रिएक्टिव जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं, ये अटैक करती हैं कहां पे? आपके लैक्राइमल ग्लैंड पे और आपके सेलिवरी ग्लैंड पे, और वहां पे डैमेज कॉज करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉगरन सिंड्रोम। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिसीज एंड सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिसीज। जहां पे एंटीबॉडी लिखा है वहां पे एंटीबॉडी इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रही है, जहां पे टी लिखा है वहां पे टी सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स क्या कर रही हैं? इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑटोइम्यूनिटी और पैथोजेनेसिस। लाइक हम जानना चाहते हैं कि ऑटोइम्यूनिटी हो क्यों रही है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है। तो सिंपल सी बात थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉज है ऑटोइम्यूनिटी का वो है फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अब स्टाफ का मामला है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एंग्री मोड पे है। क्या है? एंग्री मोड पे है। ऐसा क्यों हुआ कि अब वो स्टाफ की बात नहीं मान रहा, सेल्फ टॉलरेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा? तो उसके दो रीजन है, दो रीजन है। आई रिपीट अगेन, अगर आपका इम्यून सिस्टम
आपकी ही बॉडी के एंटीजन के खिलाफ अटैक कर रहा है, इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रहा है, यूजुअली नहीं करता था, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ टॉलरेंस, लेकिन अब कर रहा है। अब उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसके दो रीजन है। एक तो हो सकता है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये दोनों फैक्टर कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, इस सेल्फ टॉलरेंस वाले फिनोमेना को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम पहले सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं करता था, अब लड़ाई कर रहा है, अब अटैक कर रहा है, इम्यून रिएक्शन जनरेट कर रहा है। टू रीजन, जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर में आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी इन्वायरमेंटल या लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं और वो आपके अंदर इस सेल्फ टॉलरेंस वाले फिनोमेना को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंफेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, देखो जेनेटिक फैक्टर ने तो क्या किया, कि जो आपकी टी सेल्स थी, इनको क्या बनाया, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स बनाया। क्या बनाया, सेल्फ रिएक्टिव टी सेल। यानी कि वो टी सेल्स जो अब तक अपने सेल्फ एंटीजन पे अटैक नहीं करती थी, उनको ऐसा बना दिया कि ये अब अपने सेल्फ एंटीजन पे अटैक कर सके। और इन्वायरमेंटल फैक्टर ने क्या किया, इन सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया कि अब मारो। लाइक मूड किसने बनाया, तैयार किसने किया, ससेप्टिबिलिटी जीन ने, जेनेटिक फैक्टर ने एकदम माहौल सा बना दिया। और फिर इनको एक्टिवेट किसने कर दिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर ने। जो टी सेल्स थी उनको सेल्फ रिएक्टिव टी सेल बनाने में किसका रोल है, ससेप्टिबिलिटी जीन, जेनेटिक फैक्टर। ये बिल्कुल एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार है। इनको पिन किसने कर दिया, एक्टिवेट किसने कर दिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर ने। इन्वायरमेंटल फैक्टर ने क्या कर दिया, इट प्रमोट एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कॉज करते हैं। इनको एक चार्ट की हेल्प से देखते हैं, जो कि आपकी रॉबिन्स में दे रखा है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा और करते हैं शॉर्ट। हाँ, तो यहां आप ये चार्ट देख रहे हैं, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। तो सेल्फ टॉलरेंस ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, देखिएगा। आपकी बॉडी में क्या है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, यानी ऐसे जीन प्रेजेंट है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अफेक्ट में आके क्या कर देते हैं, सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर कर देते हैं। यानी कि आपकी टी लिम्फोसाइट्स को या आपकी लिम्फोसाइट्स को कैसा कर देते हैं, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट बना देते हैं। तो ड्यू टू ससेप्टिबिलिटी जीन आपके अंदर जो लिम्फोसाइट्स जो जनरेट हो रही हैं, वो कैसी लिम्फोसाइट जनरेट हो रही हैं, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट जनरेट हो रही हैं। इसके बाद काम आता है फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर का। बेसिकली क्या होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, लाइक कोई भी इंफेक्शन है या कोई माइक्रोब है, ये माइक्रोब किससे जाके जुड़ता है, हमारी बॉडी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। किसके साथ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ। देखो यहां पिछले वाले वीडियो लेक्चर का रोल है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी एंटीजन, कोई भी माइक्रोब, कोई भी पैथोजन, कोई भी एंटीजन इस टी सेल के पास आता है, तो इस टी सेल को एक्टिवेट होने के लिए, क्या होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए दो सिग्नल चाहिए होते हैं, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है, उसको पढ़ लेना। कोई भी एंटीजन आया है, चाहे वो कोई भी एंटीजन आया है, अगर इसके खिलाफ टी सेल को एक्टिवेट होना है तो टी सेल को दो सिग्नल चाहिए, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। ये दोनों सिग्नल मिलेंगे तभी टी सेल एक्टिवेट होगी। खास बात ये होती है कि हमारी बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन होते हैं वो एक ही सिग्नल जनरेट करते हैं, लेकिन जो फॉरेन एंटीजन होता है वो दो सिग्नल जनरेट करते हैं। यही रीजन है कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन को तो किल कर देता है, लेकिन सेल्फ एंटीजन को किल नहीं करता। अब अगर आप यहां देखें तो ये आपकी सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स है, लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं है। अभी एक्टिवेट कैसे होती हैं, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्शन वाला जो माइक्रोब्स है वो आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड होगा, और जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड हो जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब क्या है, फॉरेन एंटीजन है। और फॉरेन एंटीजन है तो ये सिग्नल 1 और सिग्नल 2 दोनों जनरेट कर देगा, और दोनों जनरेट करके ये क्या करता है, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जब ये एक्टिवेट हो जाती हैं तो फिर ये क्या करती हैं, हमारे टिश्यू पे अटैक करती हैं, और टिश्यू के अंदर क्या करती हैं, इंजरी करती हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज। बात समझ में? तो जेनेटिक फैक्टर का काम क्या था,
सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट जनरेट करना, और माइक्रोब का काम, एनवायरमेंटल फैक्टर का काम क्या था, इन सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स को या लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करना। और अल्टीमेटली दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करते हैं। चलिए इन फैक्टर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। हमने बताया कि दो फैक्टर है ना, हमने बताया कि दो फैक्टर हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करते हैं। तो पहला फैक्टर हमने क्या बताया था, जेनेटिक फैक्टर, दैट वाज ससेप्टिबिलिटी जीन, और दूसरा हमने बताया था एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आपका आता है इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। चलो पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, रोल ऑफ ससेप्टिबिलिटी जीन इन ब्रेकडाउन ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। तो जितनी भी हमारी ऑटोइम्यून डिसीज होती हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर होते हैं। इसमें कई सारे जीन मिलकर वर्क करते हैं और क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज कॉज करते हैं। ये जो जीन्स हैं, इसमें से ये बेसिकली कौन से जीन है, तो बेसिकली या तो ये होते हैं एसोसिएशन ऑफ HLA जीन, या फिर ये होते हैं एसोसिएशन ऑफ नॉन MSC जीन। तो वो मल्टी जीन्स जो ऑटोइम्यून डिसीज को करते हैं, वो या तो HLA जीन्स होते हैं या फिर नॉन MSC जीन होते हैं, जिसमें HLA जीन्स जो होते हैं उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अगर मैं डिसीज और HLA जीन के बारे में बात करूं, तो एक डिसीज है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दैट इज कॉल्ड बाय द HLA-B27 जीन, ठीक है। एंड सीलियाक डिसीज इज ड्यू टू द DQA1 HLA जीन। वहीं अगर नॉन MSC जीन के बारे में बात करें और उनसे होने वाली डिसीज के बारे में बात करें, तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द नॉन MSC जीन, दैट इज PTPN22 जीन पॉलीमॉर्फिज्म। क्रोन डिसीज इज कॉज्ड बाय NOD2 जीन पॉलीमॉर्फिज्म, एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर ऑटोइम्यून डिसीजेस आर कॉज्ड बाय द इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर जीन पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तो जीन का रोल था। जीन क्या करेंगे, जो आपकी लिम्फोसाइट्स हैं उनको सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जीन जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे वो आपके सामने दे रखे हैं, किस डिसीज में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में कि एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ससेप्टिबिलिटी जीन ने अपना काम कर दिया, उसने लिम्फोसाइट्स को सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब काम आएगा एनवायरमेंटल फैक्टर का। एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या काम है, इनको एक्टिवेट करना। कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। और भी कई सारे काम होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर के, समझिएगा। तो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैन बी ट्रिगर्ड बाय द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज। क्या कर सकते हैं, जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर है लाइक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज, ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। और ये साइटोकाइंस जो होते हैं ये क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। जो आपकी सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका रिक्रूटमेंट करते हैं एट द साइट ऑफ माइक्रोब। तो जहां पे माइक्रोब है वहां पे क्या आएंगी, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट, सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स मान लो आ गई, ठीक है। तो ये यहां पे आ गई, रिक्रूटमेंट हो गया किसकी हेल्प से, साइटोकाइंस की हेल्प से। और ये जो माइक्रोब है, ये माइक्रोब जो है ये दोनों सिग्नल जनरेट कर देगा, कौन सा, सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करेंगी, ये टिश्यू को डैमेज करेंगी। समझ आई बात। दूसरा क्या हो सकता है, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हुआ है या टिश्यू डैमेज हुआ है, तो टिश्यू डैमेज की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सेल्फ एंटीजन है वो मॉडिफाई हो गया हो एक नए एंटीजन, न्यू एंटीजन में, और इस न्यू एंटीजन को तो हमारा इम्यून सिस्टम जानता नहीं है। तो इस न्यू एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून रिएक्शन जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसीज होगी। नेक्स्ट, एब्स्टीन वार वायरस और HIV वायरस, ये क्या करते हैं, पॉलीक्लोनल बी सेल का एक्टिवेशन कर देते हैं। जो पॉलीक्लोनल बी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका एक्टिवेशन कर देते हैं। और जब बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन हो जाता है, पॉलीक्लोनल बी सेल का एक्टिवेशन हो जाता है, तो वो प्रोडक्शन करती है ऑटो एंटीबॉडी का। और जब ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा तो ये क्या करती हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ऑटोइम्यून डिसीज होती है। तो ये तो माइनर फैक्टर थे। अब हम दो मेजर फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर कॉज करते हैं। ये एनवायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, जो हमारा इनहिबिशन कर देते हैं एनर्जी प्रोसेस का। एनर्जी प्रोसेस क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। आप यहां पे ये समझिए कि मैंने आपको बताया था अभी जैसे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में कि कोई भी एंटीजन आया है, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि कोई भी एंटीजन अगर आया है तो उसके खिलाफ, ये मान लीजिए एंटीजन, इसके खिलाफ चाहे हमारी टी सेल हो चाहे बी सेल हो, तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक उसे दो सिग्नल नहीं मिलेंगे, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। इसमें जो सिग्नल 2 जो होता है, को स्टिमुलेटरी सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो सेल्फ एंटीजन है वो इस को स्टिमुलेटरी सिग्नल को जनरेट नहीं करता।
वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल 1 को जनरेट करता है। लेकिन जो फॉरेन एंटीजन है वो दोनों सिग्नल को जनरेट करता है, 1 और 2। बात समझ में आ रही है? तो सेल्फ एंटीजन के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं होती, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन होती है, फॉरेन एंटीजन को मार दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है। अब क्या होता है? अब यह होता है कि अगर कोई माइक्रोब आ जाता है, यानी कोई इंफेक्शन हो जाता है, तो वो माइक्रोब क्या करता है, आप इसको इस डायग्राम से समझिए, और एक मिनट रुकिए, इस डायग्राम से समझिए। लाइक मान लीजिए कि ये माइक्रोब आया, ठीक है। इस माइक्रोब की वजह से क्या हुआ कि जो आपकी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, इस पे ये सेल्फ एंटीजन भी अटैच है और ये माइक्रोब भी अटैच है, और यहां पे आ गई है सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स। तो ये सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, ये इस सेल्फ एंटीजन से तो एक्टिवेट होंगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिग्नल जनरेट करेगा। लेकिन इस माइक्रोब की प्रेजेंस से क्या होगा कि ये सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट को दोनों सिग्नल बन जाएंगे, 1 और 2, जिसकी वजह से ये माइक्रोब क्या करेगा, इस सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। इसको को स्टिमुलेटरी सिग्नल भी प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, और ये अपने ही टिश्यू को मारने लगेंगी। समझ आई? तो माइक्रोब ने क्या किया, इंडक्शन कर दिया किसका, को स्टिमुलेटरी सिग्नल का, सिग्नल 2 का, और जिसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई, उन्होंने सेल्फ टिश्यू को डैमेज किया, दैट इज ऑटोइम्यूनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, अपरेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ को स्टिमुलेटर ऑन एपीसी। माइक्रोब आके क्या करते हैं, जो सिग्नल 2 होता है उस सिग्नल 2 को जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट जो होती है उस जगह पे वो एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो आपका माइक्रोबियल एंटीजन होता है, वो सेल्फ एंटीजन की तरह बिहेव करने लग जाता है, और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से बाइंड हो जाता है। मान लीजिए आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, और इस पे ये एंटीजन साइट थी, यहां पे सेल्फ एंटीजन आके अटैच होना था, और सेल्फ एंटीजन के खिलाफ ये सेल्फ रिएक्टिव टी सेल एक्टिवेट नहीं होती, बट यहां पे मिमिक्री कर दी। क्या कर दी? मिमिक्री कर दी। जहां पे सेल्फ एंटीजन आके ऐड होना था, वहीं पे सेम स्ट्रक्चर का माइक्रोब आके अटैच हो गया, और इस माइक्रोब ने क्या कर दिया, इस टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि माइक्रोब तो सिग्नल 1 और सिग्नल 2 दोनों दे सकता है ना, तो उससे सेल्फ रिएक्टिव टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गई, और इसने क्या किया, टिश्यू को डैमेज कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यूनिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये वीडियो लेक्चर कैसे लगा डिटेल में समझाइएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।